नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी के अंदर गोता लगाने वाले हैं। 2026 की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला। एज अ फिल्म स्टूडेंट आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों कुछ फिल्में कागज पर तो बेहतरीन लगती हैं, लेकिन पर्दे पर आते आते बिखर जाती हैं। तो बस आज हम इसी फिल्म के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि इस फिल्म के साथ असल में क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले बस एक क्विक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे हॉरर कॉमेडी की बनावट पर, इसके माइथोलॉजिकल विजुअल्स पर, फर्स्ट और सेकंड हाफ के भारी कॉन्ट्रास्ट पर, कैरेक्टर इकॉनमी पर और हाँ, नॉस्टैल्जिया की उन लिमिट्स पर जहां आकर पुरानी यादें भी काम नहीं आती। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की बनावट, यानी इसके एम्बिशियस फाउंडेशंस की। किसी भी फिल्म के लड़खड़ाने या हिट होने के पीछे का कारण समझने के लिए उसके डायरेक्टर का विजन समझना बहुत जरूरी होता है। और डायरेक्टर प्रियदर्शन का विजन यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उनका सीधा कहना था कि फिल्म माइथोलॉजी, ब्लैक मैजिक और हमारे वेदों और महाभारत जैसे एपिक ग्रंथों से इंस्पायर्ड है। स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच है। ब्लैक मैजिक और वेदों का तड़का किसी भी हॉरर स्क्रिप्ट में एक बहुत ही गहरा कल्चरल खौफ डाल सकता है। मतलब बेस तो एकदम मजबूत था। अब इसी विजन को पर्दे पर उतारने के लिए चाहिए होती है तगड़ी विजुअल आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं कि ये माइथोलॉजिकल थीम्स फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन और लोकेशंस में कैसे ट्रांसलेट हुई। इन एपिक थीम्स के लिए प्रोडक्शन ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। भारी भरकम रियल वर्ल्ड लोकेशंस चुने गए। जयपुर का गलताजी मंदिर, सिसोदिया रानी बाग और सबसे खास चोमू पैलेस में वापसी। इसी जगह ने 2007 में भूल भुलैया को वो आइकॉनिक लुक दिया था। सिनेमैटोग्राफर दिवाकर मणि ने इस लोकेशन का इस्तेमाल करके एक विजुअल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश की। आइडिया ये था कि इन लोकेशंस के जरिए हॉरर के डार्क टोन और कॉमेडी के लाइट मूड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए। लेकिन क्या वो बैलेंस बन पाया? ये समझने के लिए हमें फिल्म के स्ट्रक्चरल डिवाइड यानी फर्स्ट और सेकंड हाफ के टोनल शिफ्ट को देखना होगा, क्योंकि क्रिटिक्स के मुताबिक असल नैरेटिव प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर हम क्रिटिक्स के रिव्यूज को मैप करें तो दोनों हाफ्स के बीच एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है। फर्स्ट हाफ ऑडियंस को एकदम बांध कर रखता है, वही पुराना प्रियदर्शन स्टाइल का केओस और मस्त कॉमेडी। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, पेसिंग धड़ाम से गिर जाती है। एकदम मैसी टोनल शिफ्ट्स, कमजोर बैक स्टोरी और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो बस खिंचता ही चला जाता है। एक हॉरर कॉमेडी में हॉरर और ह्यूमर की जो डेलिकेट टाइमिंग होती है ना, वो यहाँ पूरी तरह से बिखर जाती है। अब जरा इस रिलीज टाइमलाइन को देखिए। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। रिलीज से पहले ही मेकर्स को ऑफ स्क्रीन रियलाइज हो गया था कि फिल्म में रन टाइम का इशू है। उन्होंने खुद ही 11 अप्रैल को फिल्म को 10 मिनट ट्रिम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 17 अप्रैल को जब फिल्म थिएटर्स में आई तो क्रिटिक्स ने साफ कहा कि 164 मिनट का कट भी बहुत ज्यादा धीमा और बोझिल है। कहानी की पेसिंग के बाद अब बात करते हैं कैरेक्टर इकोनॉमी की। इतनी बड़ी एंसेंबल कास्ट का इस्तेमाल इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कैसे किया गया, ये इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। इस टेबल पे नजर डालिए। कहानी का पूरा ढांचा सिर्फ एक लीड एक्टर के डबल रोल के इर्द गिर्द घूमता रह गया। अक्षय कुमार की स्टार पावर पर इतना ज्यादा रिलायंस था कि तब्बू और जिशु सेनगुप्ता जैसे शानदार और वेटरन परफॉर्मर्स पूरी तरह से अंडर यूटिलाइज्ड रह गए। उन्हें स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला। और जो सपोर्टिंग कास्ट थी, उन्हें बस ऑकवर्ड सबप्लॉट्स और बहुत ही क्रिंज रोमांटिक ट्रैक्स में फंसा दिया गया। और ये जो कास्टिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमियां हैं ना, ये स्क्रीन पर साफ नजर आती हैं। फ्रेम में लीड एक्टर की उम्र का फासला दिखता है और जिशु सेनगुप्ता को पिता दिखाने के लिए भर भर के जो ग्रे डाई लगाई गई, वो विजुअली बहुत अजीब लगता है। वामिका गब्बे के साथ रोमांटिक ट्रैक एकदम फोर्स लगता है। हद तो तब होती है जब 2026 में सेट फिल्म में मिथिला पालकर के कैरेक्टर की पेड़ से शादी करवाई जा रही है। मेकर्स किरदारों को उन पुरानी आउटडेटेड ट्रोप से बाहर ही नहीं निकाल पाए। अब आते हैं अपने आखिरी एनालिटिकल पिलर पर, नॉस्टैल्जिया की लिमिट्स। क्योंकि जब आपका नैरेटिव स्ट्रक्चर ही जर्जर हो तो पुरानी यादें एज अ क्रच कितना काम आ सकती हैं। ऑडियंस रिसेप्शन का एनालिसिस करते वक्त ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है। क्या महज नॉस्टैल्जिया एक टूटते हुए नैरेटिव को बचा सकता है? क्या सिर्फ चोमू पैलेस जैसी आइकॉनिक लोकेशन पर वापस जाने और पुराने जॉनरे को रिपीट करने से एक स्ट्रक्चरल मिसफायर को कवर किया जा सकता है? इसका जवाब क्रिटिक्स ने बहुत ही सटीक दिया है। जैसा कि इस रिव्यू में साफ लिखा है, अगर आप नॉस्टैल्जिया बेचना चाहते हैं तो कम से कम उन दर्शकों की रिस्पेक्ट कीजिए जो अब बड़े और समझदार हो चुके हैं। उन्हें महज एक टूटी फूटी कहानी मत थमाइए। मॉडर्न ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है और वो सिर्फ पुरानी यादों के नाम पर एक बिना लॉजिक वाले स्क्रीन प्ले को एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो अल्टीमेटली हुआ ये कि 2000 के दशक का वो हॉरर कॉमेडी वाला मैजिक रिक्रिएट करने का जो इंटेंशन था और जो स्क्रीन प्ले की रियलिटी थी, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया। डायरेक्टर का वो क्लासिक स्टाइल जहां कॉमेडी और हॉरर बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होते थे, वो यहां कहीं खो गया। ह्यूमर एकदम रेपिटेटिव लगता है, लॉजिक फोर्स्ड है, और हॉरर से कॉमेडी का जो शिफ्ट है वो बिल्कुल अनकन्विंसिंग है। लेकिन जरा रुकिए, इन सारी स्ट्रक्चरल और नैरेटिव प्रॉब्लम्स के बावजूद बॉक्स ऑफिस के इस नंबर पर गौर कीजिए, 212 करोड़ रुपए। ये शानदार कलेक्शन साबित करता है कि कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिकल परफेक्शन दोनों कई बार बिल्कुल अलग पटरियों पर दौड़ते हैं। दर्शकों ने नोस्टैल्जिया और स्टार पावर के नाम पर टिकटें तो खूब खरीदी, भले ही फिल्म सिनेमा की ग्रामर में फेल हो गई हो। तो इस केस स्टडी को कंक्लूड करते हुए सिनेमा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। जब आप एक हॉरर कॉमेडी जॉनर को ब्लेंड करते हैं तो क्या ज्यादा खतरनाक है, डराने वाले एलिमेंट्स का खत्म हो जाना या फिर कहानी के लॉजिक का खो जाना? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।